हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंपाउंड के अंदर जो जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जिसको हम यूज करके एक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या क्या ट्रिक्स होती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाता है और उस कंपाउंड के जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या क्या ट्रिक्स होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम देखते हैं आज। बेसिकली हमने 4 लेक्चर कवर किए हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर, जिसमें मैंने आपको सारे सिस्टम जो होते हैं, जो जो सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, जीआई शो कर सकता है, वो मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट में करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज पहले जाकर के वो लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको ये नहीं लगे कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल करवाऊंगा वो सारे वही एग्जाम्पल्स होंगे जो जिस सिस्टम को हमने पढ़ रखा है। ठीक है, उनकी सबकी कंडीशन हमें याद हो, तो इसीलिए प्लीज आकर के पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई। बहुत ही सिंपल है किसी भी कंपाउंड के अंदर जीआई को कैलकुलेट करना। कैसे, देखो इसके लिए हमें 2 केस याद रखना है। क्या याद रखना है? 2 केस याद है, जिसमें पहला केस आएगा कि अगर डिसिमिलर एंड हो, डिसिमिलर एंड जो भी आपको कंपाउंड दे रखा हो, जो भी आपको एल्कीन दे रखी है, उसके अगर डिसिमिलर एंड से, यानी स्टार्टिंग एंड और जो लास्ट वाला होता है एंड, जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, वो अगर डिसिमिलर है, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। व्हाट इज द n? तो यहां पे आप लिखोगे कि n की वैल्यू होगी स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक, अगर आपको नहीं पता है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सारा कुछ कवर कर रखा है, पूरा का पूरा जो बेसिक है जीआई का वो मैंने कवर कर रखा है। तो प्लीज आकर के देखिएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल करवाए हैं मैंने उसमें। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला लगाना है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 में डिसिमिलर एंड होने चाहिए, तो केस नंबर 2 में हमारे पास में आएगा सिमिलर एंड। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसके पास में 2 सिमिलर एंड्स प्रेजेंट है, तब हमारे पास में 2 सब केसेस बनते हैं, सब केस ए एंड सब केस बी। ठीक है, अब देखो केस ए के अंदर हमारे पास में अगर n इज इक्वल्स टू इवन हो, है ना, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर की वैल्यू आ रही है वो अगर इवन नंबर में है, तब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ठीक है, जब अगर n की वैल्यू क्या हो, इवन नंबर में हो, तब आपको GI का फॉर्मूला यूज करना है 2 की पावर n माइनस 1 एंड 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। क्लियर? देन इसके बाद में जो सेकंड केस आता है n इज इक्वल्स टू ओड। ठीक है, अब हमारे पास में अगर ओड नंबर में अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर आते हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना सर? उसके लिए हम यूज करेंगे GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम केस में गलती होती है वो होता है केस नंबर 2। केस नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप डिसिमिलर एंड पहचान लेते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां होती है? सिमिलर एंड्स में होती है। सिमिलर एंड में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर ओड नंबर में है या इवन नंबर में, क्योंकि अगर ओड और इवन में मिस्टेक होती है आपकी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज होगा तो जो आपके नंबर ऑफ जीआई आएंगे वो गलत आएंगे। ठीक है, तो पहले ये तीनों फॉर्मूले, जिसमें ये तो याद रखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 2 की पावर n बहुत ही सिंपल है, बट अगर इवन नंबर में स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो ये फॉर्मूला, अगर ओड में है तो ये फॉर्मूला प्लीज 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 याद जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक मैं खास बात आपको बताऊं कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये तीनों जो फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसी में ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाता है तो चांसेस कम होते हैं कि ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हो, ये फॉर्मूले करेक्ट आंसर दिया आपको। उसके लिए फिर आपको बना करके देखने पड़ेंगे कि कितने उसके जीआई प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल नंबर के अंदर, इस एग्जांपल नंबर 1 में आपको ये डिसाइड करना है कि कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि क्या ये कंपाउंड सिमिलर एंड रख रहा है या क्या ये कंपाउंड डिसिमिलर एंड रख रहा है, तो उसके लिए आप सीधा कंपाउंड को देख करके ना बताएं। ठीक है, उसके लिए एक मेथड यूज करें। मेथड ये है कि आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से नंबरिंग करें। अगर पोजीशन जो होती है वो सेम आती है, सेम कार्बन पर दोनों साइड नंबरिंग करने से, तो
वो जो कंपाउंड होगा वो सिमिलर एंड रखेगा, और अगर अलग अलग आती है तो वो कंपाउंड हमेशा डिसिमिलर एंड वाला होगा। ठीक है, ये बेस्ट वे होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सिमिलर एंड और डिसिमिलर एंड को पहचानना। ठीक है, अगर आप सीधे डायरेक्ट देख के बताओगे तो कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें आपको देखने से ऐसा लगेगा कि सिमिलर एंड होगा, बट वो रियल में सिमिलर एंड नहीं रखते होते। ठीक है, तो देखो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हमने लेफ्ट राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं 1, ये नंबरिंग होती है। ठीक है, अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड से नंबरिंग करें तो आता है 2 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे। क्लियर, लेकिन जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास में देखो 3 नंबर कार्बन पे और 5 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब इस कंपाउंड के पास में क्या है, हाँ डिसिमिलर एंड है। ठीक है, तो ये होगा आपका डिसिमिलर एंड वाला, डिसिमिलर। ठीक है, अब ये डिसिमिलर एंड है तो हमारे पास में सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, कि Gi is equals to 2 की पावर n। अब आपको n पहचानना है कि n कितना है, तो n के लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में बात करें हम तो क्या ये डबल बॉन्ड Gi शो करने के लायक है, बिल्कुल है, क्योंकि इस कार्बन के पास में भी 2 डिफरेंट ग्रुप है और इस कार्बन के पास में भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है, और ये भी क्या कर सकता है, Gi शो कर सकता है। तो इसके पास में n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर इसके पास में कितने हैं, 2। तो इसके लिए Gi की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी इसके 4 क्या बन सकते हैं, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछेगा कोई नहीं कि कितने ज्योमेट्रिकल मतलब कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड के कितने Gi बन सकते हैं, कितने Gi पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर ज्यादा पूछी नहीं जाती क्योंकि फिर वो लेंदी हो जाता है जो प्रोसेस होता है, कि अगर मान लो अगर किसी कंपाउंड में 16 Gi बनती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो उनकी 16 की पूरी बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ना बोर्ड एग्जाम में इतना पूछा जाता है, ना ही आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बट स्टिल हम फिर भी क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये कंपाउंड 4 Gi शो कर रहा है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इसके। तो देखो पहला केस ये हो सकता है कि हम इस पूरे कंपाउंड में जितने भी है सिस्टम उसको किस में रख दें, सिस फॉर्म में रख दें। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है, देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है ना मेंटेन करना होगा, यहां से भी हाइड्रोजन और यहां से भी हाइड्रोजन। तो ये पूरा सिस्टम सिस में है, ये पूरा सिस्टम सिस में, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा सिस कॉमा सिस, यानी दोनों ही जो सिस्टम है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी बेसिकली आप ऐसी स्ट्रक्चर देखो, जब कोई भी डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐसा ग्रुप लगे हुए हो या फिर ऐसे ग्रुप लगे हुए हो, देन इसका मतलब वो सिस फॉर्म रहेगा। अब देखो और क्या कर सकते हैं, आप इसको सिस में रखें और इसको ट्रांस में रखें, तो जो सेकंड कंडीशन होगी वो कैसे होगी, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ये सिस फॉर्म आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये ट्रांस फॉर्म में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलेंगे सिस कॉमा ट्रांस, सिस कॉमा ट्रांस। देन दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी कि हम इसको ट्रांस पे रखें और इसको क्या रखें, सिस पे रखें, तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का थर्ड क्या बनेगा, ट्रांस कोमा सिस। ठीक है, और इसी का फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा ट्रांस कोमा ट्रांस। तो हमारे पास में टोटल कितने आ रहे हैं प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट आ रहे हैं, यानी 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बन रहे हैं। इसका मतलब ये सही है, क्लियर आया समझ में। एक दो एग्जांपल और करेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फिर और आगे एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, देखो हमारे पास में टोटल 4 और एग्जांपल्स हैं, इन 4 एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास में। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये हो गया 4, एग्जांपल नंबर 2 आपको दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये सिमिलर एंड वाला है या फिर डिसिमिलर एंड वाला है। तो क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, और इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो भी कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, यानी ये कंपाउंड सिमिलर एंड वाला है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिमिलर एंड। ठीक है,
अब सिमिलर एंड में हमारे पास में कितने केस थे? दो केस थी, ठीक है। तो दो केस हैं, अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर के नंबर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो देखो इसके पास में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? n की वैल्यू है 2। n की वैल्यू क्या है? 2, यानी ये है कौन सा? इवन वाला, ठीक है, ये इवन है। इवन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं gi इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 3, ठीक है। तो इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे, ठीक है। देखो कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो ऐसा हो सकता है आप सिस और ट्रांस बनाओ, ठीक है। एक बनेगा सिस कमा सिस, और एक क्या बनेगा? ट्रांस कमा ट्रांस, ठीक है। जबकि हमने पिछला जो एग्जांपल्स किया था उसमें हमने क्या किया था? देखो इसमें हमने क्या किया था? पहले को हमने सिस पे रखा, फिर ट्रांस पे रखा, फिर वापस उसको क्या किया? आगे वाले को हमने ट्रांस पे रखा, फिर पीछे वाले को सिस में रखा, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब डिसिमिलर एंड हो। जब सिमिलर एंड होता है तब आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ट्रांस कमा सिस, दोनों ही क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे, तब हम इसको जीआई के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल इसके कितने जीआई आते हैं? 3 आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको ये देखना है कि सिमिलर एंड है या फिर डिसिमिलर एंड है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसके पास में भी क्या है? इसके पास में भी सिमिलर एंड है, ठीक है। तो इसके पास में भी क्या है? सिमिलर एंड है। तो सिमिलर एंड होगा तो अब हमें पता करना है कि ओड है या फिर इवन है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 ये तीनों डबल बॉन्ड कैपेबल है जीआई शो करने के लिए। तब हम बोलेंगे कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास में ओड है। तो ओड के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग कि जी आई इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल आएगा देखो 2 की पावर कितना आएगा? 3 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसके टोटल कितने बन सकते हैं? 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। क्लियर है? 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब देखो ये डिसिमिलर एंड है, इधर की साइड अलग है और इधर की साइड अलग है, ठीक है। तो ये क्या है? डिसिमिलर एंड। तो हम लिख देंगे डिसिमिलर एंड। अब देखो डिसिमिलर एंड है तो अब हमें पता करना है 2 की पावर n यूज करना है, ठीक है। 2 की पावर n यूज करना है। अब हमें देखना है कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? बिल्कुल, ठीक है। क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास में भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं और इस कार्बन के पास में भी 2 डिफरेंट ग्रुप है। सिमिलरली यहां पर भी इस कार्बन के पास में डिफरेंट ग्रुप है और इसके पास में भी डिफरेंट ग्रुप है। तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड है ये दोनों कैपेबल हैं जीआई शो करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रिंग की, ठीक है। शायद आपको याद होगा कि रिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई रिंग जीआई शो करना चाहती है तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया पूरा करना होता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कंडीशन पूरी करनी होती है। अगर कोई रिंग जीआई शो करती है तो उसके पास में ऐसे 2 कार्बन होने चाहिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और दोनों के पास में 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। क्लियर? यानी ये रिंग जो होगी ये रिंग जीआई शो करने के लायक होगी। अब अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तब क्या कंडीशन होती है? तब कंडीशन होती है कि जो रिंग का साइज है वो रिंग का साइज कितना होना चाहिए? 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। तो ये 8 मेंबर्ड की रिंग है, यानी इसके थ्रू भी क्या होगा? जीआई शो होगा। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 16 इसके क्या बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। इसलिए आपसे कभी पूछा नहीं जाता कि आप ये जो 16 बने हैं इसको आप ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर पूछा जाता है, क्योंकि 16 आइसोमर ड्रॉ करना बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। फिर ना बोर्ड में पूछा जाता है ना आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा। क्लियर? एग्जांपल नंबर 5 देखें। एग्जांपल नंबर 5 में सबसे पहले आपको देखना है सिमिलर एंड है या फिर डिसिमिलर एंड है। तो ये आपका क्या है? डिसिमिलर एंड देखने पर पता चल रहा है। अब हमें देखना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है। n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? n की वैल्यू देखो, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड पर हम डिस्कस करें तो ये डबल बॉन्ड
जीआई शो करने के लायक है? क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करने के लायक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास में दो सिमिलर ग्रुप्स हैं, दो सिमिलर कंपाउंड्स हैं, यानी हाइड्रोजन है, दो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसके कारण से ये क्या नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो, ड्यू टू रिंग जीआई शो हो सकती है, हाँ ड्यू टू रिंग जीआई शो हो सकती है, क्योंकि इसके पास में दो क्या है, सिमिलर एंड सॉरी ऐसे कार्बन है जिसके पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है जो कि रिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसके थ्रू जीआई शो नहीं होगी। इसके थ्रू जीआई शो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है तब हमें रिंग का जो साइज होता है वो मिनिमम रिंग का साइज कितना होना चाहिए, 8 मेंबर्ड रिंग का साइज होना चाहिए, ठीक है, तभी जीआई शो हो सकती है। तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब हमारे पास में टोटल देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो क्या आएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। आ रहा है धीरे धीरे समझ में आप लोगों को, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फिर और एग्जांपल करें। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये डिसिमिलर एंड वाला है या फिर सिमिलर एंड वाला है। क्लियर? तो देखो ये डिसिमिलर एंड वाला है, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि डिसिमिलर एंड होगा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है और रिंग की पोजीशन अलग है। क्लियर? तो देखो डिसिमिलर एंड है। अब हमें डिसिमिलर एंड पता चल गया, देन उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर हमारे पास में कितने होंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर हम काउंट करते हैं। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप है और इस कार्बन के पास भी दो डिफरेंट ग्रुप है। क्या ये रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के रूप में वर्क करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर के रूप में वर्क करती है तब जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक रिंग के पास में दो ऐसे कार्बन हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और ठीक है, तो इसके पास में देखो दो सेम डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो। तो इसके पास में देखो एक ही ऐसा कार्बन है जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप भी है। पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, बाकी ये भी sp3 है, लेकिन इसके पास में दो हाइड्रोजन होंगे, इसके पास में भी दो हाइड्रोजन होंगे, तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके पास में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 1 बराबर इक्वल्स टू 2। क्लियर है? तो इसके कितने बन सकते हैं, टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगी। एग्जांपल नंबर 7 को हम डिस्कस करें तो देखो, क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास में दो डिफरेंट ग्रुप है। क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है, दो सिमिलर ग्रुप है, तो ये नहीं करेगा। क्या ये रिंग जीआई शो करेगी? हाँ, ये रिंग जीआई शो करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास में दो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आई, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर? अब देखो ये थोड़ा स्पेशल केस है, ज्यादा स्पेशल तो नहीं बट थोड़ा स्पेशल है। इसमें आपको ये सारी रिंग जो है ना, जब भी आपको ऐसा सिस्टम दे रखा हो तो सब रिंग को भी आप देखोगे। ठीक है, क्या इस रिंग के थ्रू जीआई शो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? पहली बात तो ये रिंग सिस्टम जो होगा जीआई शो नहीं करेगा, और ना ही डबल बॉन्ड वाला सिस्टम रिंग जीआई शो करेगा। तो ये भी जीआई शो नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास में दो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है जिनके पास में दो क्या हो, सिमिलर ग्रुप्स, सॉरी डिसिमिलर ग्रुप्स हो। ठीक है, ओके, तो देखो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं। ठीक है, अब देखो क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करने के लायक है? नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास में दो सिमिलर ग्रुप है। कैसे पता चला? ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कनेक्टेड है। यानी इस कार्बन के पास में भी क्या है, दो सिमिलर ग्रुप है, इस कार्बन के पास में भी दो सिमिलर ग्रुप है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, इट कैन नॉट शो जीआई, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता। देन इसके बाद में एग्जांपल नंबर 9 की हम बात करें तो एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास में, देखो क्या ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इस कार्बन के पास में दो डिफरेंट ग्रुप है। अब देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिस्टम आपने कभी पढ़ा है? हाँ, जब हमने क्यूमिलिन सिस्टम पढ़ा था तो क्यूमिलिन सिस्टम में हमने देखा था कि जो इवन क्यूमिलिन होती है वो कभी भी जीआई शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती है, जबकि ऑड क्यूमिलिन जो होती है वो जीआई शो करने के लायक होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है, प्लेनरिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो जीआई शो करने के लायक होता है। तो ये कौन सी क्यूमिलिन है? ये ऑड क्यूमिलिन है, तो ये जीआई शो करेगी। ठीक है, और ये भी जीआई शो करेगी, तो n की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये केस ध्यान रखना, आप देखना अगर यहाँ पे sp3 होता और यहाँ पे sp2 होता
तो ये जीआई शो करने के लायक होता है, जबकि अभी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जीआई शो नहीं कर सकता। ओके, आप इसको नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल्स करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में लास्ट 3 एग्जांपल्स हो रहे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं और हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? देखो ये एग्जांपल मैंने आपको करवा रखा है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने एग्जांपल तब करवाया था जब मैंने आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम पढ़ाया था। उस टाइम ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के रूप में वर्क नहीं कर रहा था, बट अब ये स्टीरियोजेनिक रूप में वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे सिस्टम पढ़ लिए, उस टाइम हमने रिंग सिस्टम नहीं पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम जीआई शो नहीं कर सकता, लेकिन ये जीआई शो कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो जब भी डबल बॉन्ड के साथ कोई रिंग कनेक्टेड होती है तो उस रिंग के अंदर आपको क्या करने होते हैं, 2 चक्कर लगाने होते हैं। जब आप चक्कर लगाते हो दोनों साइड से, ठीक है, तो अगर दोनों साइड से जो एनवायरमेंट आता है रिंग का, जो रिंग की स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, जो एनवायरमेंट मिलता है आपको, अगर वो सिमिलर एनवायरमेंट होता है तब तो वो जीआई शो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास में सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर डिफरेंट क्या आता है, एनवायरमेंट आता है, तब वो जीआई शो करने के लायक होगी, यानी उसके पास में 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये कार्बन जो होगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड जो होगा, ये जीआई शो करने के लायक है। क्यों? क्योंकि अब हम इस रिंग के अंदर अगर हम चक्कर लगाते हैं, तो अगर हम ऐसे चक्कर लगाते हैं तो देखो कार्बन फिर कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे 2 क्लोरीन आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इस साइड से चक्कर लगाते हैं तो देखो 3 नंबर कार्बन पे क्या आएगा, 2 क्लोरीन आएगा। तो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, पहले 2 नंबर पे आ रहा था, देन उसके बाद में 3 नंबर पे आ गया। ठीक है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, यानी इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है। लेकिन अगर हम रिंग के रेस्पेक्ट में बात करें तो रिंग के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ऐसे 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए जिसके पास में 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हो। क्लियर है? जबकि इस रिंग के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके पास में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर को ऐसे ही लिखता हूं ना, इसके पास में 1 होगा तो 2 की पावर 1 इज टू कितना आ जाएगा, 2। क्लियर? अब देखो, ये आपको अगर याद है, शायद हम अपन लोगों ने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, ये क्या चीज है आपको पता है, ये क्या बनाएगा, ये इस टाइप से रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड N और ये लोन पे और ये OH। ठीक है, ऐसा सिस्टम आया, फिर ये CH डबल बॉन्ड N और ये OH। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे इसमें से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव होकर के ये एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या ये सिस्टम जीआई शो कर सकता है? देखो जब भी इस टाइप के एग्जांपल दे रखे होते हैं आपको, तब आपको जो फॉर्मूले होते हैं वो हेल्प नहीं करेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स किए उसी टाइप के एग्जांपल्स हेल्प करेंगे फॉर्मूले। इस टाइप के एग्जांपल्स में फॉर्मूला हेल्प नहीं करता है मैक्सिमम चांसेस में, फिर आपको ऐसे ही देखना होता है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने बन सकते हैं, इसके टोटल 3 बन सकते हैं जीआई। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जीआई कितने बन सकते हैं, इसके 3। अब ये 3 कैसे बन सकते हैं, देखो पहली पॉसिबिलिटी होती है कि इन दोनों का आप किस में रखो, सिस पे रखो। नहीं, सिस पे मत रखना आप लोग। ठीक है, सिस तभी यूज इन ऑक्सीजन के लिए कभी क्या यूज किया जाता है, एल्डिहाइड है, ये ध्यान रखना। और एल्डिहाइड के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर आता है, सिन और एंटी वाला आता है। तो आप इन दोनों को क्या रखोगे, सिन और सिन पे रखोगे। ठीक है, सिस ट्रांस मत लिख देना, गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। सिन पे रखें, फिर आप क्या लिख सकते हो, एंटी और एंटी, और दूसरा सिन और एंटी। अब ये मत कर देना कि आप एंटी और सिन कर दो, क्योंकि सिन एंटी और एंटी और सिन एक दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्लियर है? तो इसके टोटल कितने बने, 3। इसके देखो इसके किस प्रकार से बन सकते हैं, या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, फिर यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड N लोन पेयर और OH, फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH3। तो इसके रेस्पेक्ट में भी ये जीआई शो करेगा, इसके रेस्पेक्ट में भी जीआई शो करेगा। तो इसके पास में N कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, तो इस केसेस में हेल्प कर सकता है। कुछ केसेस होंगे जिसमें आपका फॉर्मूला हेल्प करेगा, कुछ केस होंगे जिसमें आपका फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा। तो जब भी इस टाइप के आपको एग्जांपल देखने को मिलते हैं, तब आप प्रायोरिटी दें कि आप खुद से नोमेनक्लेचर करके देख लेना, आप रख करके देख लें। स्ट्रक्चर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप सीधा डायरेक्ट सिन एंटी एंटी सिन इस टाइप के करके देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ फॉर्मूला हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब फाइनली हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। 5 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं और 5 लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की,
वो कैसे कैसे वेरी करती है और कैसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड उसके अंदर हम स्टार्ट भी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी, ठीक है। हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़े एग्जांपल ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब हम एक ही टॉपिक बाकी रहा है हमारा कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन उसके बाद में हम मूव करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज 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 इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगर पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया है तो। कोई डाउट रहता है तो उसको भी कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम क्या बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज 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 प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं क्लास 12 के वो आपको मिस ना हो, वो जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।